सुप्रभात। हिंदी व्याकरण कक्षा 9 शब्द निर्माण की प्रक्रिया वाला पाठ पढ़ते समय हम लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा नए शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है ये पढ़ा था। आगे समास के द्वारा भी नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। शब्द निर्माण प्रक्रिया में उपसर्ग और प्रत्यय के साथ साथ समास के द्वारा भी हो सकती है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके जब हम एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, एक नए शब्द को बनाते हैं, तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे स्नान के लिए घर, स्नान गृह, घोड़े पर सवार, घुड़सवार, दशानन, 10 है आनंद जिसके दशानन। इस तरह के शब्दों का को दो शब्दों के को जोड़ करके एक नए शब्द का हम निर्माण करते हैं और उस निर्माण के द्वारा जो एक नया स्वतंत्र शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। समास की परिभाषा है, समास वह शब्द रचना है जो अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करता है या उसका निर्माण करता है। ठीक है, समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी नए अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। जैसे घोड़े पर सवार, घुड़सवार, इसमें घोड़ा भी एक शब्द है, सवार भी एक शब्द है। घोड़े का भी अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है, सवार का भी अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है, लेकिन जब इन दोनों शब्दों को हम एक साथ मिला देते हैं तो इससे एक नया शब्द बनता है घोड़े पर घुड़सवार, यानी घोड़े पर सवार। ठीक है, ऐसे युद्ध क्षेत्र, जिसमें युद्ध का भी अपना एक स्वतंत्र अर्थ है, क्षेत्र का भी अपना एक स्वतंत्र अर्थ है, लेकिन जब इन दोनों शब्दों को हम मिला देते हैं तब एक नया स्वतंत्र शब्द बनता है युद्ध क्षेत्र, यानी युद्ध के लिए क्षेत्र। ठीक है, इसी तरह से जब हम दो शब्दों को मिला करके किसी अन्य तीसरे स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं तो उसे हम समास कहते हैं, या उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। दो शब्दों को मिलाने से जो नया शब्द मिलता है उसे हम समासिक पद कहते हैं, क्योंकि मैं पहले भी बताया है कि शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं उसे हम पद कहते हैं, शब्द को ही पद भी कहा जाता है। इसी तरह से समास भी दो पदों को जोड़ करके बनता है। इसमें एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद माने जो पहला पद, उत्तर पद माने बाद का पद। और पूर्व पद और उत्तर पद प्रत्येक समास में होते हैं। कुछ समास ऐसे होते हैं जिसमें पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। कुछ समास ऐसे होते हैं जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। कुछ समास ऐसे हैं जिसमें दोनों ही पद गौण होते हैं, अर्थ किसी तीसरे पद के द्वारा स्पष्ट होता है। और इस तरह से कुछ पद ऐसे हैं जो पूर्व पद संख्यावाची होते हैं, बाद वाले पद यानी उत्तर पद जो होते हैं वो विशेषण होते हैं या विशेष्य होते हैं। तो इस तरह से समास का निर्माण हम करते हैं तो दो शब्दों को मिलाकर या दो पदों को मिलाकर के ही करते हैं। समासिक प्रक्रिया के लिए जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया है उपसर्ग प्रत्यय की तरह है। जैसे उपसर्ग प्रत्यय में हमने पढ़ा, इसमें कुछ शब्द तत्सम के होते हैं, कुछ तद्भव के होते हैं और कुछ विदेशी शब्द होते हैं। ऐसे ही सामासिक शब्द को बनाते समय में भी उसमें भी कुछ पद संस्कृत के यानी तत्सम पद हैं, कुछ शब्द तद्भव हैं और कुछ शब्द विदेशी हैं। यानी संस्कृत से जो शब्द सीधे आए हुए हैं तत्सम शब्द, जब तत्सम शब्दों के दो शब्दों को मिलाकर के हम एक नया शब्द बना रहे हैं समास के लिए तो उसे हम तत्सम के समास कहेंगे। यानी जो संस्कृत से रूप बदल करके आए हुए हैं हिंदी में, उन दो शब्दों को मिला करके अगर हम एक नया स्वतंत्र शब्द बनाएंगे तो उसे हम तद्भव वाले समास कहेंगे। और जो बाहर की भाषा से आए हुए, विदेशी भाषा से आए हुए शब्द हैं, उन शब्दों को जोड़ करके अगर हम समासिक पद बनाएंगे या नया स्वतंत्र शब्द बनाएंगे तो उसे हम विदेशी समास कहेंगे। इस तरह से समास के भेद हम लोगों के पास पाठ्य पुस्तक में 4 प्रकार के समास के भेद हैं। समास तो और भी तरह के होते हैं, लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तक में 4 तरह के समास हैं। एक पहला समास है तत्पुरुष समास, दूसरा है बहुव्रीहि समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है अव्ययी भाव समास। ठीक है, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। पहला समास है इसमें तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी 2 भेद हैं, पहला है कर्मधारय और दूसरा है द्विगु समास।
ठीक है, क्योंकि इसमें पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, कर्मधारय समास में और द्विगु समास में पूर्व पद गौण उत्तर पद प्रधान होता है। इस तरह से तीनों समास, ये दोनों समास भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं। तत्पुरुष समास की परिभाषा है कि इसमें पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण और उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है। ठीक है, पूर्व पद क्या होता है? विशेषण होने के कारण गौण होता है, उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि पूर्व पद और उत्तर पद में गौण और प्रधान वाली बात है। तो पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। तो गौण का मतलब होता है जिसका महत्व कम होता है, और प्रधान का मतलब होता है कि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उत्तर पद, पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास में। तो पूर्व पद गौण है यानी इसका महत्व कम है, और उत्तर पद प्रधान है यानी इसका महत्व ज़्यादा, यानी अर्थ स्पष्ट होता है उत्तर पद के द्वारा। जैसे युद्ध क्षेत्र है, युद्ध का क्षेत्र, ठीक है, तो युद्ध भी अपने आप में स्वतंत्र शब्द है, उसका भी अपना अर्थ है, और क्षेत्र भी अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है और उसका भी अपना एक स्वतंत्र अर्थ है। ठीक है, लेकिन जब हम इन दोनों को मिला देते हैं और एक समासिक पद का निर्माण करते हैं तो उसका एक नया स्वतंत्र शब्द बनता है, और वो बनता है युद्ध क्षेत्र, यानी वह स्थान जहाँ पर युद्ध होता है। यहाँ पर युद्ध मायने नहीं रखता है, मायने वह स्थान रख रहा है जहाँ पर युद्ध हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर युद्ध शब्द गौण है और क्षेत्र शब्द प्रधान है, यानी पूर्व पद गौण है और उत्तर पद प्रधान है। ठीक है, इसी तरह से घुड़सवार, घोड़े पर सवार, यहाँ पे घोड़ा भी स्वतंत्र अर्थ रखने वाला शब्द है, सवार भी स्वतंत्र अर्थ रखने वाला शब्द है। जब इन दोनों शब्दों को हम आपस में मिलाएंगे तो इनसे एक नया शब्द बनता है घुड़सवार। इसमें घोड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण कौन है? सवार, क्योंकि हमारा अर्थ स्पष्ट किससे हो रहा है? सवार से हो रहा है, व्यक्ति जो घोड़े पर सवार है। ठीक है, तो घोड़े पर जो व्यक्ति सवार है उसे हम घुड़सवार कहेंगे, उससे हमारा अर्थ स्पष्ट हो रहा है। इसीलिए यहाँ पूर्व पद यानी कि घोड़ा गौण है और उत्तर पद यानी सवार प्रधान है। ठीक है, तो इस तरह से जिसमें पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण होते हैं, उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होते हैं, उस समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, इसमें और बहुत सारे उदाहरण आपके पास हैं। जैसे इसमें हो गया राजकुमार, राजा का कुमार, यहाँ पर भी राजकुमार है, राजा का कुमार, राज यानी राजा, ठीक है, कुमार यानी उसका पुत्र। तो यहाँ पर राजा महत्वपूर्ण नहीं है, पुत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्थ स्पष्ट हो रहा है पुत्र के द्वारा। तो इसलिए पूर्व पद गौण है, उत्तर पद प्रधान है, दोनों पद को मिलाकर के एक नया समासिक पद बना है जिसे हम कहेंगे समास। ठीक है, और जब हम इस समास को अलग अलग करते हैं, यानी कि इसको समासिक पद को, संपूर्ण समासिक पद को अलग करते हैं, तो उसे हम कहते हैं समास विग्रह। ठीक है, जैसे हमने युद्ध क्षेत्र बनाया, तो युद्ध क्षेत्र एक समासिक पद है। अब इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो कहेंगे युद्ध के लिए क्षेत्र। तो इसको अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है वह समास विग्रह कहलाती है। ठीक है, इस समय में जब हम समासिक पद बनाते हैं तो कारक विभक्तियां लोप हो जाती हैं, और जब फिर हम समास का विग्रह करते हैं तो कारक विभक्तियां प्रकट हो जाती हैं। जैसे युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र, के लिए इसमें कारक विभक्ति है, यानी वह क्षेत्र जो युद्ध के लिए है। ठीक है, तो जब हम इसका एक समासिक पद बनाया युद्ध के लिए क्षेत्र, तो युद्ध क्षेत्र हुआ, कारक विभक्ति लोप हो गई। लेकिन जब हमने इसका विग्रह किया युद्ध के लिए क्षेत्र, तो इसमें कारक विभक्ति प्रकट हो गई, यानी कारक विभक्ति आ गई। ऐसे ही राजा का पुत्र में का है, घोड़े पर सवार में पर है, ठीक है, स्नान के लिए घर में के लिए है। ये कारक विभक्तियां हैं जो समासिक पद बनाते समय विलुप्त हो जाती हैं, और जब इसका हम विग्रह करते हैं तो ये प्रकट हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, ठीक है, विशंभर, विश्व को भरने वाला, कारक विभक्ति के द्वारा हम इसे एक करते हैं और कारक विभक्ति को लोप करते हैं तो समासिक पद बनता है। इस तरह से समास पद की रचना होती है। ये जो मैंने तुम्हें बताया तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास के बहुत सारे उदाहरण आपके पास हैं, इन्हें भी आप देख रहे हैं। गृह स्वामी, गृह का स्वामी, गुरुदल, गुरु के द्वारा, गुरुदत्त, गुरु के द्वारा, दत्त यानी दिया हुआ, जन्मांध, जन्म के द्वारा, अंधा। ठीक है, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, और राजदूत, राजा का दूत, लखपति, लाखों रुपए का पति, शोकाकुल, शोक से आकुल, शरणागत, शरण में आगत, आया हुआ,
तो इस तरह से हम इनको समासिक पद बनाएंगे और उसको समास का विग्रह भी करेंगे। ठीक है, जब भी हम किसी समास को बनाते हैं तो समास को अगर स्पष्ट करना होता है हमें, तो समास के विग्रह के द्वारा ही उस समास को हम स्पष्ट करेंगे।